कच्ची घानी और कोल्ड प्रेस से निकाले हुए तेल में आखिर क्या फर्क है? जहां नॉर्मल सरसों का तेल 130 रुपए लीटर से भी कम में मिल जाता है, वहीं पर ही क्यों लोग 550 रुपए लीटर में कोल्ड प्रेस का तेल खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं? आज की वीडियो में यही सब चीजें को जानने के लिए साथियों आज हम आए हुए हैं चूरू राजस्थान के अंदर एक कच्ची घानी और कोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट पे। यहाँ पे तरह तरह का तेल निकाला जाता है और सबसे कमाल की बात यह है कि जो इस फैक्ट्री का मालिक है उसने कॉलेज की भी पढ़ाई अभी पूरी नहीं करी है और पिछले साल ही 90 लाख का सरसों का और बाकी सारे तेल यहाँ से बेच के अच्छा मुनाफा कमाया है। मेरा नाम कबीर है और पिछले 3 साल से हम इस बिज़नेस में हैं। मैं हमारी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग संभालता हूँ। तो मैंने मेरी स्कूलिंग यहीं की है, 1st से 12th तक लोकली की है। 12th के बाद मैं मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन मैंने पूरी कर ली है और MSc आई बीन डूइंग फिजिक्स के अंदर। ये वापस हिंदुस्तान आके खेती का काम, उसमें भी प्रोसेसिंग प्लांट, कब क्यों और कैसे चालू किया? मैंने इस विषय पे जब थोड़ी रिसर्च शुरू करी तो मुझे पता लगा कि जो नॉर्मली मार्केट में जो अपन को रिफाइंड तेल मिल रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। तो रिफाइंड तेल को रिफाइंड करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर तेल निकालती है। 200 डिग्री के ऊपर उस तेल को गर्म किया जाता है और जब वो उस तेल को गर्म करते हैं उस तेल की खली से तेल को अलग करने के लिए उसमें से हेक्सेन गैस पास करते हैं। हेक्सेन बेसिकली एक केमिकल है और बहुत ही हेक्सेन क्या है? पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। जैसे आपके हाथ पे अगर पेंट लग जाएगा उसको आप साबुन से नहीं उतार सकते, आपको तारपीन का तेल या पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। तो सेम हेक्सेन क्या करेगी, तेल को अलग कर देगी खली से, तो आउटपुट ज्यादा आएगा। लेकिन हेक्सेन की जो ये प्रोसेस है बहुत स्लो होती है। तो एज ए कैटलिस्ट उसके अंदर वो निकल मिलाते हैं। निकल क्या करता है? निकल कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉज करता है। तो ये सब करने के बाद में जब हाई टेम्परेचर पर तेल निकल रहा है तो इतनी दुर्गंध आती है उस प्लेस पे जब वो तेल निकल रहा है कि आप उस फैक्ट्री में खड़े नहीं हो सकते। तो उसको उस पिटर्ड स्मेल को, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए उसका डीऑडराइजेशन करते हैं तेल का, उसमें से वो स्मेल हटाते हैं। जब वो स्मेल हटाने के बाद में उस तेल की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उस तेल का वो स्टेबलाइजेशन करते हैं कि अब अगले 2 साल तक ये तेल खराब नहीं हो। तो ये सारी की सारी प्रोसेस केमिकली बेस्ड हैं और अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है वो आपके खुद की शेल्फ लाइफ कम कर रही है, आपकी लाइफ कम कर रही है, क्योंकि वो तेल ऑलरेडी डेड है, उसमें कुछ बचा नहीं इतना ट्रीट होने के बावजूद। जो ऑर्गेनिक कच्चे घानी का तेल है वो लाइव होता है, उसमें जैविक तत्व होता है, वो 8 महीने बाद खराब होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा लेकिन वो डाइजेस्टिबल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो सारी बेस्ट चीज़ें अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं और हम खुद जो चीज़ बना रहे हैं वो खुद अपन हेल्दी नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को जब मैं वापस आया, मैंने रिसर्च करी, मेरे को पता लगी। तो हमें एक मार्केट के अंदर नीड देखी कि लोग हैं जो शुद्ध खाना चाहते हैं लेकिन फॉर सम रीजन वो शुद्ध खा नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा अगर हमें इतना पता है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और ये हम प्रोवाइड करा सकते हैं अगर, तो हमें ये करवाना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो इंडिया में ज्यादातर ऑयल में मिलावट और ये सब चल रहा है उससे आपको बहुत बड़ी टेंशन हो गई। हाँ, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि रिफाइंड ऑयल और कच्ची घानी या ओरिजिनल तेल में क्या डिफरेंस है। रिफाइंड ऑयल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली यही होता है कि ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलती है क्योंकि आपकी आर्टरीज ऑलरेडी क्लॉग्ड अप हो गई हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका है ऑयल की क्वालिटी पता करने का कि जिस जगह पे आप कुकिंग कर रहे हैं, लेट्स से आपके किचन में जो टाइल हैं, क्या उसके ऊपर जो तेल के छींटे लगते हैं उसको उतारना आसान है? अगर रिफाइंड ऑयल है और ट्रांसफैट्स हैं उसके अंदर तो उसको आप नॉर्मल सूती कपड़े से नहीं उतार सकते, आपको केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे, सर्फ यूज़ करना पड़ेगा, साबुन यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर वो उतरेगा। अगर आप कच्ची घानी में कुकिंग कर रहे हैं और लेट से आपकी टाइल के ऊपर छींटे लगते हैं जब आप छौंक मारते हैं, आप एक सूती कपड़े से उसको पोंछ सकते हैं। और यही चीज़ होती है जब वो तेल आपके शरीर में जाता है। जब आपके शरीर में जाएगा, अगर वो डाइजेस्टिबल है कच्ची घानी का, वो ईजिली सिस्टम के थ्रू पास हो जाएगा, आपकी बॉडी अब्जॉर्व कर लेगी। अगर वो रिफाइंड ऑयल है, उसकी बॉडी उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी और उसके डिपॉजिट्स आपकी बॉडी में धीरे धीरे जमा होने शुरू हो जाएंगे। यार ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को पता है ये प्रॉब्लम है, फिर भी इंडिया में प्रॉब्लम प्राइस कॉन्शियसनेस की है। एक मोटा मोटा ये और समझते हैं कि जो ब्रांडिंग चल रही है आजकल, मैंने नहीं देखा कोई भी
तेल बेचने वाला जो ये मना करे कि मेरा कच्ची घानी का नहीं है, जी बिल्कुल, परचून की दुकान जो 160 रुपए 70 रुपए लीटर सरसों का तेल बेच रहा है, वो भी यही बोलता है कच्ची घानी का तेल है। जी बिल्कुल, आप लोगों का भी कच्ची घानी का तेल है, मैंने अभी सारे प्रोडक्ट्स देखे, जी बिल्कुल, आप वही कच्ची घानी का तेल 550 तक का दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि 160 180 का भी वही तेल आ रहा है? क्या मिलावट हो रही है, कैसे पहचाने मिलावटी तेल के बारे में? तो अगर आप बाजार में जाते हैं कच्ची खाने का तेल लेने, तो आपको 1 लीटर तेल 180 से 200 रुपए में मिल जाएगा। हम जो कच्ची खाने का तेल प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को, उसकी रेट 450 रुपए रहती है। ऐसा क्यों है, आई विल टेल यू। तो ये हमारे पास एक लकड़ी का कोल्हू है, ये हमारे पास 4 मशीनें हैं। एक मशीन का दिन भर का प्रोडक्शन है 15 से 20 लीटर, मतलब इसको हम सुबह से शाम तक चलाएंगे तो एक बाल्टी मुश्किल से भरेगी। 1 लीटर तेल निकालने के लिए 5 किलो सरसों चाहिए। 4.5 से 5 किलो सरसों जब हम डालेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास 1 लीटर तेल आएगा। और अगर आप नॉर्मली कॉस्टिंग देखेंगे तो 65 से 70 रुपए किलो सरसों की ही कॉस्टिंग रहती है। तो अगर आप देखेंगे 350 रुपए की तो सरसों लग जाती है 1 किलो तेल निकालने के अंदर। वो कैसे इतने का दे रहे हैं? नॉर्मली क्या है, सितंबर 2020 तक ऐसा था कि गवर्नमेंट ने 40% अडल्ट्रेशन अलाउड कर रखा था तेल के अंदर। वो कोई भी तेल हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि इंडिया ऑयल डेफिशिएंट है। इंडिया अपनी ऑयल की पूर्ति 85% पाम ऑयल से करती है। तो जो पाम ऑयल मलेशिया से आता है, इसका 40% अडल्ट्रेशन सितंबर 2020 तक अलाउड था बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 40% के ऊपर कोई भी कंपनी रुकती नहीं है। 80-90% मिलावट करने वाला खुद को ईमानदार बताता है। नॉर्मली क्या होता है, वो 1 लीटर पाम ऑयल लेंगे, उसमें मस्टर्ड एसेंस मिला के, कलर मिला के मस्टर्ड ऑयल बेच देंगे। अगर आपको पीनट ऑयल बेचना है, पीनट कलर, पीनट एसेंस मिला के पीनट ऑयल बेच देंगे। तो ये रीजन ये है कि पाम ऑयल बहुत सस्ता मिल जाता है बाजार के अंदर, और उसको आपको बस रिपैकेज करना होता है और उसको सेल करना होता है। अगर आप सच में कच्ची घानी निकाल रहे हैं तो आपको दिन भर एक पर्सन इस मशीन पर चाहिए, और दिन भर के बाद में 20 लीटर तेल आएगा एक मशीन से और 5 किलो सरसों लगेगी 1 किलो तेल के पीछे। तो मेन रीजन ये रहता है इसकी कॉस्ट इतनी हाई का। तो एक तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल ये चाइना से, वियतनाम से भयंकर इंपोर्ट हो रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट ये एक्सप्लेनेशन दे रही है कि इंडिया में तेल की, दलहन की प्रोडक्शन बहुत कम है। तो कंपनियों को ये बोल रखा है आप मिलाओ। बिल्कुल। और पाम ऑयल की खासियत ये होती है कि वो ना टेस्ट में कुछ टेस्ट होता है उसका, ना कोई सुगंध होती है। उसको आप जिस चीज में डाल दोगे वैसे ही सुगंध ले लेगा। और उसमें तो आजकल लोग एसेंस डाल रहे हैं, और वैसे भी जो नई जनरेशन है उनको सरसों के तेल की खुशबू बदबू ही लगती है। बिल्कुल। तो मार्केट एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है उन प्रोडक्ट्स के तहत जिनमें खुशबू इतनी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ओरिजिनल चीज 300 रुपए 400 रुपए लीटर से नीचे नहीं मिल सकती, ब्रांडिंग वगैरह अगर जोड़ ले तो। ये किस साल में आपने काम शुरू किया? ये हमने नवंबर 2019 में हमने प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, और मार्च 2020 तक हमने एक प्लांट सेटअप कर लिया था। एक्चुअल में प्रोडक्शन चालू हुआ फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में। अच्छा, ठीक है। तो एक बार ना पहले मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाएंगे। हमने ये तो बता दिया कि रिफाइंड ऑयल और ये जो कच्ची घानी के तेल में क्या डिफरेंस है, बट बहुत से लोग कच्ची घानी को कोल्ड प्रेस से कंफ्यूज रखते हैं। तो उसके बाद समझेंगे कि कोल्ड प्रेस और कच्ची घानी के तेल में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको रिफाइंड ऑयल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई, ये मशीनें और ये सब क्या तो है? हमारे पास पहले सेटअप की बात करें। तो हमारे पास ऑलरेडी लैंड थी। अच्छा, जमीन अपनी है? हाँ, जमीन अपनी है। तो जो सेटअप है, पूरा शेड है, इसका हमारा तकरीबन 12 लाख रुपए कॉस्ट 2019 में। 2019 में, ठीक है। 12 लाख में आपका टिन का शेड तैयार हो गया। हाँ। इसकी डायमेंशन ये 30 बाय 45 का है, 30 फुट ऐसे और 45 फुट ऐसे। उसके बाद में मुझे मेजर कॉस्ट है हमारी सारी मशीनरी की है। अभी तक हम ये 4 मशीन प्लस एक कोल्ड प्रेस मशीन, ग्रेडिंग मशीन मिला के 35 to 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये ग्रेडिंग मशीन है। ग्रेडिंग मशीन कितने की है? ये 2.25 लाख रुपए की। 2.25 लाख की है। हाँ। और जो ये कोल्ड प्रेस की मशीन है, 4 लाख रुपए की है। ये 4 लाख रुपए की है। लगभग 3,60,000 प्लस ट्रांसपोर्ट। हाँ, 4 लाख की पड़ती है। 4 लाख की है। और ये वाली जो है कच्ची घानी की मशीनें, ये अलग अलग रेंज की हैं, अलग अलग जगह बनती हैं। जैसे ये मशीनें साउथ की हैं। अच्छा। साउथ के अंदर नारियल ज़्यादा चलता है तो ये उसके अकॉर्डिंग है। हाँ। सरसों भी ये निकाल देती है। ये महाराष्ट्र की मशीन है, ये मूंगफली के लिए बेस्ट है, मूंगफली हम इसके अंदर निकालते हैं। वो गुजरात की मशीन है। सबकी अलग अलग कॉस्ट रहती है। नॉर्मली 2.5 लाख के अराउंड एक मशीन की कॉस्ट रहती है। 2.5 लाख प्लस ट्रांसपोर्ट मिला के आप 3 लाख मान के चलिए एक मशीन की कॉस्ट। 3 लाख। तो ये आपका तकरीबन
31 लाख का तो ये मेन मशीनों पे और शेड पे खर्चा है। जी बिल्कुल, आराम से। रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है महीने में? रनिंग कॉस्ट विदाउट रॉ मटेरियल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी 70-80 हज़ार के तकरीबन रनिंग कॉस्ट है। और रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल की अलग रहती है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड। अगर हम एक पिकअप लेके आते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा रहता है। महीने में 2-3 पिकअप आती हैं अनाज की। जो ऑयल जिसका स्टॉक है उसका आएगा, वो वेरी करती रहती है। और कुल मिला के ऑयल कितना सेल करा आपने? हम तकरीबन 1500 से 2000 लीटर के बीच में सेल करते हैं। अभी लास्ट मंथ 1800 लीटर था। 1800 लीटर आप महीने का सेल कर महीने रहे हैं। सारे नंबर और बिजनेस मॉडल पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद लाते हैं। ठीक है। बट अभी वीडियो एंड करने से पहले लोगों में कंफ्यूजन बहुत रहती है। वो कोल्ड प्रेस ऑयल इसको समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, ये कच्ची कहानी है। हाँ जी, ये कच्ची कहानी है। तो ये इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं ये वुडन है, तो इसको हम वुड प्रेस्ड बोलते हैं, इसको हम कोल्ड प्रेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये कच्ची कहानी जी। कोल्ड प्रेस का मतलब ये है कि इसमें जो तेल निकलेगा वो ठंडा निकलेगा। तो वुड प्रेस एक कोल्ड प्रेस मशीन है, लेकिन कोल्ड प्रेस वुड प्रेस नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये दोनों कोल्ड प्रेस हाँ, है। इस तेल को आप वुड प्रेस बोल सकते हो, इस तेल को आप कोल्ड प्रेस भी बोल सकते हो। इसमें तेल गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा ही आएगा। लकड़ी का पर्पज ही है। बहुत बार क्या होता है, इसमें लोहे की घानी यूज होती है। लोग घानी कोल्हू लगा लेंगे, लेकिन ये पार्ट लोहे का होगा। अगर ये लोहे का है तो तेल हीटअप हो जाएगा, पूरे दिन चलेगी, 8 घंटे में तेल गर्म आने लग जाएगा। तो ये दोनों पार्ट लकड़ी के होने बहुत जरूरी है। ये कच्ची कहानी। तो ये कच्ची घानी है, जिसको हम इंग्लिश में वुड प्रेस्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कोल्ड प्रेस भी बोलते हैं। इसको कोल्ड प्रेस भी लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ। और इसमें हमारा दिन का 20 लीटर निकलता 20 लीटर तकरीबन तेल इसमें एक मशीन से सरसों का निकलता है। अगर आप मूंगफली निकाल रहे हैं तो 40 लीटर निकल जाएगा। और इसमें हमारा टेम्परेचर कितना आ जाता है? टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री मैक्सिमम रहता है। लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस है तो 35 से ज्यादा नहीं जाएगा। और अब ये है हमारी कोल्ड प्रेस मशीन, जो आपने आज से 3 साल पहले 4 लाख रुपए की खरीदी थी। ये हमने इंपोर्ट करवाई थी। इंडिया में क्या होता है, या तो कच्ची घानी मिलती है, कोल्हू मिलता है, या फिर एक्सपेलर मिलता है। अच्छा। तो एक्सपेलर जो होता है वो तेल को गर्म कर देता है। तो यूरोप के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर कोल्हू उनके यहाँ होता नहीं। ये अपना इंडियन ट्रेडिशन है, कोल्हू का तेल। एक्सपेलर का तेल बहुत जगह अलाउड नहीं होता क्योंकि वो हीटअप कर देता है। तो वो इस कोल्ड प्रेस मशीन का यूज करते हैं। तो ये हमने ताइवान से इंपोर्ट करवाई है और इस मशीन से हम तेल निकालते हैं। ये भी ठंडा ही तेल निकालेगी, गर्म नहीं करेगी। ये कितने डिग्री पे लाएगी? ये 7 से 8 डिग्री रहेगा एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर वो 35 करे तो ये 38। हाँ, दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन ज्यादा है क्योंकि इसका 20 लीटर है। ये हम 100 लीटर तक इससे निकाल सकते हैं सरसों का तेल। तो इसका मेन रीजन ये था कि ये हम 4 मशीन भी ऐड कर रहे हैं तो 80 लीटर ही प्रोडक्शन है, और इस एक मशीन का 100 लीटर है दिन का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब लोगों के लिए वो दोनों कोल्ड प्रेस है, हाँ। तो आपने ये एक ही रखी हुई है और आप ये 4 कर रहे हो। हाँ। वुड प्रेस पे इतना क्यों ध्यान दे रहे हो? वुड प्रेस पे इसलिए क्योंकि वुड प्रेस के ऑयल का अरोमा और क्वालिटी जो आप कंज्यूम करते समय जो फील करोगे वो डिफरेंट होता है। अगर आपके पास वुड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड के फूल में जो खुशबू आती है वो खुशबू आपको तेल में आएगी। इसके अंदर अरोमा लूज हो जाता है। इसके हालांकि तेल न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों के लैब में सेम आएगी, लेकिन इसमें वो अरोमा इंटैक्ट नहीं रहेगा जो वुड प्रेस के अंदर है। अच्छा। तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है। और ये जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमेशा से अपन यही तेल खाते आ रहे हैं हजारों सालों से, तो वो ट्रेडिशन भी काइंड ऑफ वी आर कीपिंग इट अलाइव। अच्छा, तो ये बेसिकली कोल्हू पे पहले चला करते थे। ये जो पार्ट है, हाँ। ये कोल्हू बैल यूं घूम घूम के सारा दिन में तेल निकालता था। हाँ। और अब आजकल इसको आधुनिक करने के लिए ये मोटर लगा रखी है, तो ये हमारा बैल का बच जाता है। तो ये अभी बेसिक था। कोल्हू का कच्ची घानी का तेल है और कोल्ड प्रेस ऑयल है, उसमें डिफरेंस। अब अगली 2 वीडियोस के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कच्ची घानी के बिजनेस मॉडल पे और कोल्ड प्रेस पे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल घंटी दबा दो, ताकि जब भी ये आगे के 2 पार्ट आए तो वो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।